Hello everyone, this is Amiso, the director of English Club Purnia, and we are learning the chapter Subject Verb Agreement, and we have completed 24 rules. And in this video lecture, I'm going to start from the rule number 25. तो चलिए अभी तक हम लोग सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 24 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को रूल नंबर 25 से आगे पढ़ाऊंगा। चलिए तो जानते हैं रूल नंबर 25 को। रूल नंबर 25 समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, याद रहे, अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, अच्छे से समझना है। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, किसी भी वाक्य का, ओके, तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उस वाक्य में आने वाला जो वर्ब है ऑलवेज सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। याद रखेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, समझना यह है कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो उस वाक्य में आने वाला वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। तो चलिए, सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो तो समझिए ये अनकाउंटेबल नाउन है क्या। डियर स्टूडेंट्स, अनकाउंटेबल नाउन इज मेड बाय 4 वर्ड्स एक्चुअली। अन प्लस काउंट प्लस एबल प्लस नाउन, ओके। अन मीन्स नहीं, ओके, इन इंग्लिश अन मीन्स नहीं। जैसे काइंड मीन्स दयालु, लेकिन अनकाइंड मीन्स जो दयालु नहीं हो। अन मीन्स नहीं, काइंड मीन्स दयालु, तो अनकाइंड मीन्स निर्दय हो जाता है। तो बाय द वे, अनकाउंटेबल नाउन इज मेड बाय 4 वर्ड्स, अन प्लस काउंट प्लस एबल प्लस नाउन। अन मीन्स नहीं, काउंट मीन्स गिनना, एबल मीन्स योग्य, नाउन मीन्स नाम। तो याद रहे, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स नहीं गिनने योग्य नाम। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स नहीं गिनने योग्य नाम। कहने का मतलब, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर ऐसा नाउन हो जो गिना नहीं जा सके, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स वह सभी नाउन जो गिना नहीं जा सके, है ना। तो याद रहे, द नाउन विच कांट बी काउंटेड, तो ऐसा नाउन जिसे गिना नहीं जा सके वो अनकाउंटेबल नाउन है। बहुत ही इजी है। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, ऐसा नाउन जो नहीं गिना जा सके, तो वह हमेशा सिंगुलर होगा। ये रूल को किसी भी कीमत में याद रखेंगे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। जैसे वाटर डैश कलरलेस, ठीक है, तो इज होगा या आर होगा। एग्जाम में पूछ लेगा वाटर डैश कलरलेस, इज होगा या आर। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? हमारा वाटर। वाटर मीन्स पानी। क्या हम पानी को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम पानी को काउंट नहीं कर सकते। ये नहीं गिनने योग्य नाम है, अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। तो जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं गिना जा सके, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं गिनने योग्य हो, जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल नाउन हो, वह हमेशा सिंगुलर होगा। तो इज होगा या आर, तो आर प्लुरल नंबर है आपका, इज जो है सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? इज। वाटर इज कलरलेस। एनी प्रॉब्लम? भली बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर नहीं गिनने योग्य हो, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन हो, नहीं गिनने योग्य नाम हो, तो वह हमेशा सिंगुलर होगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ऑयल डैश नेसेसरी फॉर कुकिंग। अब यहां बताइए इज होगा या आर? तो देखिए, ऑयल
ऑयल डैश नेसेसरी फॉर कुकिंग इज होगा यार, समझते हैं। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? ऑयल। ऑयल मीन्स क्या होता है? तेल। तेल को गिन सकते हैं? नहीं, तेल नहीं गिनने योग्य नाउन है। तो याद रही ये अनकाउंटेबल नाउन है। जब भी किसी वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन हो, जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अनकाउंटेबल हो, वो अब हमेशा सिंगुलर होता है। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। और भी ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, अनकाउंटेबल नाउन का। वह सभी नाउन जिसे नहीं गिना जा सके वही अनकाउंटेबल नाउन है। तो किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल है, नहीं गिनने योग्य है, तो वह हमेशा आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा, है ना। ढेर सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना। जैसे और एग्जाम्पल ले लीजिए, पेट्रोल वेरी कॉस्टली नाउअडेज। इज होगा या आर? समझिए अच्छे से। लिखा हुआ पेट्रोल डैश वेरी कॉस्टली नाउअडेज। तो पेट्रोल, पेट्रोल को हम लोग गिन सकते हैं? नहीं, पेट्रोल नहीं गिना जा सकता, ये नहीं गिनने योग्य नाम है। तो जो नहीं गिनने, जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं गिनने योग्य हो, जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं गिनने योग्य हो, अनकाउंटेबल नाउन हो, वह हमेशा सिंगुलर होगा। इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा? इज। तो रूल नंबर 25 इज वेरी वेरी इजी। रूल नंबर 25 बहुत ज्यादा आसान है। किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट, अच्छे से समझिए, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर अनकाउंटेबल नाउन होगा, किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर नहीं गिनने योग्य होगा, तो वह हमेशा सिंगुलर होगा, है ना। इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। चलिए, रूल नंबर 25 के बाद अब हम लोग चलेंगे रूल नंबर 26 की दुनिया में। चलिए, रूल नंबर 26 को समझिए। डियर स्टूडेंट, किसी भी वाक्य के शुरू में इच हो या एवरी हो या नो हो, किसी भी वाक्य के शुरू में, है ना। मतलब अगर कोई भी वाक्य इच, एवरी या नो से शुरू होता है, उसके बाद आपका नाउन होता है ना। उसके बाद आपका नाउन होता है, प्लस एंड प्लस फिर नाउन हो जाता है। तो कुछ लोग क्या सोचता है कि दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है तो वह प्लुरल होगा। लेकिन याद रहे, जब कभी भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो लेकिन उस वाक्य के शुरू में इच, एवरी या नो हो, तो याद रखिएगा आने वाला जो वर्ब है ऑलवेज सिंगुलर नंबर होगा, हमेशा सिंगुलर नंबर होगा, है ना। या इसी को और समझिए, किसी भी वाक्य के शुरू में इच हो, है ना, या एवरी हो या नो हो, ठीक है, प्लस नाउन हो, एंड हो, फिर इच हो, एवरी हो या नो हो, प्लस फिर नाउन हो, तो भी याद रखेंगे वर्ब जो है ऑलवेज सिंगुलर नंबर में होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। तो यहां समझना आपको कि दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हो, when two nouns are joined by end, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और पहला नाउन से पहले इच हो, एवरी हो या नो हो, या जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन से पहले इच, एवरी या नो हो, इच, एवरी या नो हो, दोनों ही कंडीशन में वर्ब हमेशा आपका सिंगुलर होगा। जैसे इच बॉय एंड गर्ल, इच बॉय एंड गर्ल डैश गोइंग देयर। अब इच होगा या आर होगा समझिए। तो इच बॉय एंड गर्ल, कुछ लोग ये सोचते हैं कि बॉय मीन्स लड़का, किसी जाति का नाम है, गर्ल मीन्स लड़की, जाति का नाम है। देखिए, बॉय मीन्स लड़का, लड़का जाति का नाम है, गर्ल मीन्स लड़की, लड़की जाति का नाम है। तो दो नाउन अगर एंड से जुड़ा हो, जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो, वह क्या होता है? प्लुरल होता है। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था।
लेकिन याद रहे जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और वो वाक्य किससे शुरू हो रहा हो, इच से, तो वह हमेशा सिंगुलर होगा। इच बॉय एंड गर्ल, इच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, प्रति एक एक एक, है ना, पॉइंट आउट वन आइडिया एक तरह से होता है यहां पर। तो जब भी दो नाउन एंड से जुड़ा हो और वो वाक्य इच, एवरी या नो से शुरू हो, वह हमेशा सिंगुलर होगा। यहां पर इज हो गया। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस कोई भी वाक्य में अगर वर्ब पुट करने के लिए आपको मिले, अर्थात सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले, अगर कोई भी वाक्य इच से शुरू हो रहा है, आंख बंद करके आप क्या करिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कीजिए। किसी भी वाक्य के शुरू में, किसी भी वाक्य के शुरू में इच, एवरी या नो दिख जाए, इच, एवरी या नो दिख जाए, वो वाक्य वर्ब हमेशा क्या लेगा, सिंगुलर। तो इच बॉय एंड गर्ल, उसी तरह हम बोल सकते हैं, इसको लिखिए इच बॉय एंड इच गर्ल डैश गोइंग देयर। अब बताइए इज होगा या आर होगा। देखिए यहां दो नाउन जो है एंड से जुड़ा होगा, दोनों से पहले इच है ना, चाहे एक से पहले इच हो या दोनों से पहले इच हो, वह हमेशा सिंगुलर होगा। वैसे भी एकदम रामबाण सटीक एक ट्रिक समझ लीजिए कि किसी भी वाक्य के शुरू में ये तीनों में कोई भी दिख जाए, इच, एवरी, नो, किसी भी वाक्य के शुरू में, ये जो वाक्य है इसके शुरू में क्या है, देखिए इच है, वाक्य के शुरू में जैसे ही इच दिखा वो अब सिंगुलर होगा, है ना। इसके अलावा भी और भी एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं, पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए कुछ और एग्जांपल्स इसमें लेते हैं हम लोग। जैसे कहीं पर दिया हुआ है नो बॉय एंड नो गर्ल डैश रिटर्न। अब यहां बताइए हैव होगा या हैज। अब अच्छी तरह से जानते हैं हैव प्लूरल नाउन है, नंबर है, सॉरी हैज जो है वो सिंगुलर नंबर है। चलिए तो हैव प्लूरल नंबर है, हैज सिंगुलर नंबर है। अब हमको बताइए कि इस वाक्य में हैज आएगा या हैव। तो हमने सटीक सा बात आप लोगों को बताया था कि किसी भी वाक्य के शुरू में अगर, किसी भी वाक्य के शुरू में अगर इच दिखाई दे या एवरी दिखाई दे या नो दिखाई दे, वह सिंगुलर होगा, है ना। नो बॉय एंड नो गर्ल डैश रिटर्न, वाक्य किससे शुरू हो रहा है, नो से। तो किसी भी वाक्य के शुरू में इच हो या एवरी हो या नो हो, वह हमेशा सिंगुलर होगा, इसलिए यहां क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। उसी तरह देखिए एवरी गर्ल एंड बॉय ब्राउट मैंगोज। चलिए यहां हैज होगा या हैव होगा, समझिए। एवरी गर्ल एंड बॉय डैश ब्राउट मैंगोज। अब समझिए यहां पर वाक्य किससे शुरू हो रहा है, एवरी से। सटीक सी बात है, कोई भी वाक्य इच या एवरी या नो से शुरू हो, कोई भी वाक्य इच, एवरी या नो से शुरू हो, उस वाक्य में वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो ये जो वाक्य है ये किससे शुरू हुआ, एवरी से, वर्ब हमारा सिंगुलर होगा, यहां हो जाएगा हैज। एनी प्रॉब्लम। तो ये था रूल नंबर 26। रूल नंबर 26 के बाद चलते हैं हम लोग रूल नंबर 27 में। चलिए तो रूल नंबर 27 को समझते हैं। डियर स्टूडेंट्स, बॉडी या थिंग या वन, बॉडी, थिंग या वन, इससे बनने वाला जितना भी वर्ड है, बॉडी से क्या क्या बन सकता है, देखिए बॉडी से बनता है एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी
nobody. ओके, उसी तरह थिंग से बनता है everything, anything, something, nothing. ठीक है, उसी तरह वन से बनता है everyone, anyone, someone, no one. ओके, तो याद रहे बॉडी, थिंग और वन. बॉडी, थिंग और वन. बॉडी से क्या बनता है? एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी. थिंग से क्या बनता है? एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग. वन से क्या बनता है? एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन. तो बॉडी, थिंग और वन, ये तीनों से बनने वाला जितना भी वर्ड है, जितने भी वर्ड्स हैं, याद रहे वो सभी सिंगुलर है. बॉडी से क्या क्या बनता है? एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी. थिंग से क्या बनता है? एवरीथिंग, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग. वन से क्या बनता है? एवरीवन, एनीवन, समवन, नो वन. तो ये तीनों से बनने वाला जितना भी वर्ड है, ये तीनों से बनने वाला जितना भी वर्ड है वो सिंगुलर है. इसलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो भी सिंगुलर ही होगा. एनी प्रॉब्लम? Everybody, anybody, somebody, nobody, everything, anything, something, nothing, everyone, anyone, someone, and no one. These all words are in singular form. These all words are in singular form. So, they take singular verb. तो ये सभी जो वर्ड्स है वो सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब भी हमेशा क्या होगा? सिंगुलर होगा. जैसे एवरीबॉडी इज, एनीबॉडी इज, समबॉडी इज, नोबॉडी इज, एवरीथिंग इज, एनीथिंग इज, समथिंग इज, नथिंग इज, एवरीवन इज, एनीवन इज, समवन इज, नो वन इज. समझ में आ रहा है? ये सभी वर्ड सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है. जैसे एवरीबॉडी डैश राइट, एवरीबॉडी डैश राइट हैज या हैव. तो याद रहे हैज आपका सिंगुलर नाउन नंबर है, हैव जो है वो प्लूरल नंबर है. समझते हैं? एवरीबॉडी, याद रहे बॉडी, बॉडी से बनने वाला, थिंग से बनने वाला, वन से बनने वाला जितना भी वर्ड है वो सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर लेता है. तो एवरीबॉडी ये सिंगुलर है, आने वाला वर्ब भी क्या लेता है? सिंगुलर लेता है. तो एवरीबॉडी हैज राइट, सबको अधिकार है, सबको. तो एवरीबॉडी हैज राइट, सबको अधिकार है. सब यूनाइट कर दिया, एक हो गया. समझ में आ रहा है? तो यहां सबको, सबको, ए टू जेड, ऑल यूनाइट कर दिया, एक हो गया. ये समझ में आ रहा है? चलिए उसी तरह समथिंग या नथिंग. चलिए नथिंग लेते हैं. नथिंग डैश इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. इज होगा या आर. तो याद रहे थिंग से बनने वाला ये वर्ड है, याद रहे सिंगुलर है. तो नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड. Dear students, you must remember that all these words are in singular form, so they take singular verb. तो याद रहे बॉडी, थिंग और वन से बनने वाला जितना भी वर्ड है ये सभी वर्ड्स सिंगुलर है, इसलिए आने वाला वर्ब भी सिंगुलर लेता है. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. चलिए रूल नंबर 27 के बाद हम लोग चलते हैं रूल नंबर 28 की ओर. चलिए तो रूल नंबर 28 को हम लोग देखते हैं. डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 28 समझिए. रूल नंबर 28 को बेहतर तरीके से समझने के लिए पहले आपको एग्जाम्पल देखना होगा. एग्जाम्पल देखेंगे रूल अपने आप क्लियर हो जाएगा. समझिए 28 को समझिए. आपने इस पैटर्न वाला ये जो फॉर्मेट वाला वाक्य देखा होगा. द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर. ओके, ये एक सेंटेंस है. इस तरह का वाक्य आपने बहुत सारा देखा होगा. द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर. द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर.
है ना, वो लड़का जो खेल रहा है वहां मेरा भाई है। तो द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, इस वाक्य को अच्छे से समझिए। तो द बॉय हु इज द बॉय हु इज, बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि ये हु जो है इसी के अकॉर्डिंग एक्चुअली ये इज आया है, क्योंकि क्या है, हु इज द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर। तो काफी सारा स्टूडेंट को लगता है कि ये जो हु है इसी के अकॉर्डिंग यहां पर इज आया है, वर्ब आया है। याद रहे, ये जो हु है यहां पर ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, ये वाक्य को एक तरह से रिलेट कर रहा है, संबंध करा रहा है वाक्य में। तो ये जो हु है ये क्वेश्चन, आई थिंक इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं है, ये समझिए अच्छे से। ये जो हु है ना, ये हु एक्चुअली रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन, समझिए अच्छे से। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, हु इज। तो काफी सारा स्टूडेंट को क्या लगता है कि हु के अनुसार इज आया। तो समझिए ये जो हु है यहां पर क्वेश्चन एराइज नहीं कर रहा है ना। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, वो लड़का जो वहां खेल रहा मेरा भाई है। तो जब भी किसी WH वर्ड से जब भी किसी WH वर्ड या किसी भी, जब भी इस तरह का कोई भी वर्ड वाक्य के बीच में आए और मीनिंग दे जो, ऐसे ही वर्ड को हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसको हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं बोल सकते यहां पर, क्योंकि ये क्वेश्चन नहीं कर रहा है, समझ रहे हैं, ये संबंध बता रहा है, एक तरह से रिलेट कर रहा है। तो हु मीन्स यहां पर जो है, हु मीन्स कौन नहीं है, यहां पर कौन रहता तो क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन हु है मतलब जो, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, याद रहे। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है, एनी प्रॉब्लम। और किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है, किसी भी वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो नाउन को ग्रामर की भाषा में एंटीसीडेंट बोलते हैं, याद रहे, ये समझना आप लोगों को। द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, तो द बॉय हु इज प्लेइंग देयर इज माई ब्रदर, इसमें हु रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आता है वो एंटीसीडेंट होता है, समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो भी नाउन आता है वो एंटीसीडेंट होता है। तो अब हमें ये समझना है कि ऐसे वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आता है या एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। तो याद रखिएगा, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब आता है, ऐसे वाक्यों में जो वर्ब रखा जाता है ना, अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट के अनुसार, ना कि रिलेटिव वर्ड के अनुसार। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं आएगा, एंटीसीडेंट के अनुसार आएगा, है ना। इस वाक्य में देखे द बॉय हु इज, बॉय है, बॉय मीन्स सिंगुलर नाउन है ये, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यहां पर प्रयोग हुआ है। लेकिन इसी वाक्य को देखिए, द बॉयज हु डैश प्लेइंग देयर आर माई ब्रदर्स। अब यहां इज होगा या आर होगा। काफी लोगों को लगता है कि हु इज, लेकिन समझिए ये जो हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है ये जो हु है, इस ऐसे वाक्यों में जो ये हु है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आया ये एंटीसीडेंट है। क्या है ये? एंटीसीडेंट है। और ऐसे वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार वर्ब नहीं आता है, एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। यहां बॉयज है इसलिए यहां आर हो जाएगा। द बॉयज हु आर प्लेइंग देयर आर माई ब्रदर्स। ओके, तो इस तरह का वाक्य आई थिंक आप समझ गए होंगे कि किसी भी वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छे समझिए, किसी भी वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो, किसी भी वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो और इसी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट हो, क्या हो? किसी भी वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट हो, तो आने वाला जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू किसके अनुसार होगा? तो एंटीसीडेंट के अनुसार होगा। समझिए, ये रूल नंबर 28 है। ये परफेक्ट फॉर्मूला हो गया इसका कि किसी भी वाक्य में अगर रिलेटिव प्रोनाउन हो तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट हो तो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग नहीं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए यहां रिलेटिव प्रोनाउन है,
है ना, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार हु इज नहीं हुआ है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो ये एंटीसीडेंट बॉय है इसलिए यहाँ इज हुआ। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट बॉयज है इसलिए यहाँ पर आर हुआ। चलिए ऐसे वाक्यों का और भी कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। चलिए तो कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। पॉइंट ए को सबसे पहले हम लोग देखेंगे। पॉइंट ए समझिए, लिखा है इट इज आई हु डैश डन दिस। देखिए इट इज आई, मैं हूं, हु जो, डन दिस यह किया है। तो यहां पर हु एक्चुअली जो का अर्थ दे रहा है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, समझिए बात को। इस वाक्य में हु रिलेटिव प्रोनाउन है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो सब्जेक्ट आता है उसी को ना हम लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। तो याद रहे हु रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन इससे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है ना, नाउन या प्रोनाउन है, वो एंटीसीडेंट कहलाता है। तो एक चीज बताइए, इस तरह के वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार वर्ब आता है या एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है? हमने आप लोगों को अभी अभी बताया कि इस तरह के वाक्यों में रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार वर्ब नहीं आता है, एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। तो आई हैव लेता है या हैज, तो ऑफ कोर्स आई हैव लेता है, इसलिए हो जाएगा इट इज आई हु हैव डन दिस। ओके, दूसरा नंबर में चलते हैं। इट इज ही हु, है ना, देखिए इसमें इट इज ही हु डैश डन दिस। तो इसमें हु एक्चुअली आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले जो सब्जेक्ट आया ये एंटीसीडेंट है। क्या है ये? एंटीसीडेंट। तो याद रहे रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार वर्ब नहीं आएगा, किसके अनुसार आएगा? एंटीसीडेंट। ही हैज होगा या हैव? ऑफ कोर्स हैज होगा। कुछ लोग क्या सोचता है, हु हैज होता है, हु हैज गॉन दिया, हु हैज इटन दिस, समथिंग इस तरह का बात करता है, लगता है हु हैज होता है। लेकिन याद रहे हु हैज भी हो सकता है, हु हैव भी हो सकता है। कब? जब ये हु रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो उससे पहले आने वाला जो सब्जेक्ट है वो तय करेगा हैव होगा या हैज। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट आई है, आई हैव होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट ही हैज होता है। एनी प्रॉब्लम? सी नंबर में चलते है ना। आई नो द बॉयज हु डैश ब्रोकन द ग्लास। तो आई नो द बॉयज, मैं उन सभी लड़का को जानता हूं, हु जो ब्रोकन तोड़ा है ग्लास, मैं वो सभी लड़का को जानता हूं जो ग्लास तोड़ा है। तो जो यहाँ हु मतलब जो है, एक्चुअली ये रिलेटिव प्रोनाउन है, समझिए। तो वाक्य में जब रिलेटिव प्रोनाउन हो, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। तो देखिए यहां पर वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार आएगा? बिल्कुल नहीं। जब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट हो, तो याद रहे ऐसे वाक्य में रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आता है। तो द बॉयज, देखिए प्लुरल है, सब्जेक्ट प्लुरल तो वर्ब प्लुरल होगा, हैव हमारा प्लुरल है तो हैव हो जाएगा। डी नंबर चलिए। द पेन दैट डैश देयर इज माइन। तो द पेन दैट, है ना, द पेन दैट देयर इज माइन, वहां जो कलम है वह हाँ मेरा है ना। तो यहां पर दैट मतलब जो हुआ, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, समझिए बात को। दैट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो ये नाउन है ये एंटीसीडेंट है, समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो एंटीसीडेंट है ये सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। क्या हो जाएगा? इज। इस वाक्य में देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो आपका एंटीसीडेंट है वो प्लुरल फॉर्म में है। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट प्लुरल फॉर्म में हो तो वर्ब भी प्लुरल होगा, इसलिए यहां पर आर हो जाएगा। इस तरह का वाक्य कहीं भी आपको दिखे तो रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं रखिएगा, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग रखिएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसी के साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। एक और वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको दिया जाएगा, तो उसमें एक्चुअली हम लोग सेट प्रैक्टिस करेंगे। 20 या 25 क्वेश्चन हम लोग एक साथ लेंगे और उस पर वर्क करेंगे, ताकि कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो कि हम लोग 7-8 दिनों से पढ़ रहे हैं, वो कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका बेहतर तरीके से रिवाइज हो पाएगा, बेहतर तरीके से और अच्छे से समझ पाइएगा आप लोग। चलिए तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में प्रैक्टिस करेंगे।